वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 13। माया वंश के होठों को चुमा रही थी। शावर का पानी दोनों को भीगा रहा था और वंश माया को दूर कर रहा था, लेकिन माया तो उससे किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपक गई थी। माया वंश के होठों को चुमते हुए उसकी शर्ट के बटन घिरे घिरे खोलने लगी। वंश ने उसका हाथ पकड़ लेकिन माया के उसके होठों को खींचते हुए आझाद कर उसे मदहोशी भरी आंखों से देखा, जो उससे परेशान लग रहा था। माया ने वंश की आंखों में मदहोशी से देखते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए घिरे से कहा, तुम पहले मर्द हो जिसे मैं चुम रही हो, और सच मानो तुम्हारे इन चॉकलेट जैसे होठों को चुमकर मेरा मन तुम्हें और चुमने का कर रहा है। वो उसे फिर से किस करने लगी, लेकिन वंश ने माया को गुस्से से दूर कर दिया। माया ने वंश को छूते हुए कहा, तुम्हारा ये खूबसूरत सा शरीर, वंश बेबी तुम मुझे पागल कर रहे हो, तुम्हारे लिए। कहकर माया जैसे ही वंश के सीने पर अपने होठों रखने ही वाली थी कि तभी अचानक से वंश ने माया के बालों को कसकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब कर दांत पीसते हुए कहा, तुम निहायती बेशरम लड़की हो समझी, तो दूर रहा करो मुझसे क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों को मुंह नहीं लगता। कहकर वंश ने माया को खुद से दूर किया और वहां से जाने के लिए वॉशरूम का दरवाजा जैसे ही खोला तभी अचानक से माया ने वंश को पीछे से जोर से बाहों में भर लिया। ये क्या कर रही हो तुम बेशरम लड़की, वंश माया पर चिल्ला उठा। माया ने वंश की पीठ को चूमते हुए कहा, मैं बेशरम लड़की अपने पति को मुंह लगाना चाहती है, लेकिन शायद मेरा पति मर्द है ही नहीं, क्योंकि एक औरत जब सामने से पहल करती है तो बड़े बड़े साधु की साधना भी भंग हो जाती है, और मैं पहल कर रही हूँ और तुम जा रहे हो, मतलब साफ है कि तुम में मर्द वाली कोई बात ही नहीं है। माया ने वंश की पीठ को चूमते हुए उसे जानबूझकर उकसाया। वही माया की बात सुनकर वंश के जबड़े कस गए। बात उसकी मर्दागी पर आई थी और उंगली भी अब उसकी मर्दागी पर उठी थी। माया को वंश ने गुस्से से दीवार से लगते हुए कहा, मेरी मर्दागी पर तुम्हें शक है ना, तो ठीक है, आज मैं तुम्हारा शक दूर कर देता हूँ। कहकर वंश ने माया के होठों को चुमा। माया के आंखों में खुशी और चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने भोले बेवकूफ पति को सिर्फ हल्का सा छेड़ा और वो छिद भी गया। माया ने वंश के बालों में अपने हाथ उलझा दिए और एक जबरदस्ती वाली किस का मजा वो लेने लगी। किस करते हुए वंश माया को दर्द दे रहा था, लेकिन वो दर्द माया के लिए किसी मीठे दर्द से कम नहीं था। वंश ने किस करते हुए माया को शावर के नीचे ले आया और शावर चालू कर दिया। दोनों एक बार फिर से भीगने लगे। माया ने आहें भरते हुए वंश के बालों को सहलाते हुए उससे सवाल किया, वंश बेबी क्या मैं तुम्हें हॉट नहीं लगती? वो जानने के लिए बेकरार थी कि क्या वंश को वो खूबसूरत हॉट लगती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में आज तक जो भी मर्द आया वो उसे पाना चाहता था, फिर चाहे वो शादीशुदा ही मर्द क्यों ना हो। और वही वंश जिसकी वो बीवी है, लेकिन फिर भी ये लड़का उससे ऐसे दूर भागता है जैसे मानो उसमें कांटे लगे हो। माया का सवाल सुनकर वंश अचानक से ही अपने होश में आया और उसने माया को खुद से दूर धक्का दे दिया। उसने माया को एक नज़र देखा और उस पर से अपनी नजरें हटा ली। आज वो पहली बार वंश बहक गया था। वो नोआ से प्यार करता है, दोनों बहुत बार एक दूसरे के करीब भी आए थे, लेकिन इतनी गहराई में वो अभी नहीं डूबा जितना आज माया के साथ डूबा था। क्या हुआ वंश बेबी, क्या मैं तुम्हें हॉट नहीं लगती? जो मेरा सवाल सुन तुम मुझसे दूर हो गए, माया ने वंश के सीने को सहलाते हुए घिरे से कहा। वंश ने दूसरी तरफ देखते हुए बाथरोब माया की तरफ बाते हुए कहा, ये पहन लो। वो हड़बड़ा हुआ सा लग रहा था, डिस्टर्ब लग रहा था, क्योंकि वंश खुद अपनी मदहोशी को समझ नहीं पा रहा था। मेरी तरफ देखो वंश बेबी, मैं कोई पराये औरत नहीं हूँ, आई एम योर बीवी, और मुझे देखने का हक है तुम्हें, माया ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर वंश ने उसके ऊपर बाथरोब फेंकते हुए कहा, तुम पराये औरत हो मेरे लिए और तुम नहीं हो मेरी बीवी। एक कागज पर साइन करने से हम दोनों पति पत्नी नहीं हो जाते। माया शेखावत पति पत्नी बनने के लिए 4 लोगों के सामने शादी करने पति है समझी। कहकर वंश वहां से दनदनाते हुए चला गया और वही माया उसे जाते हुए गुस्से से देख रही थी। तुम्हें शादी करनी है ना वंश बेबी 4 लोगों के सामने? तो फिर ठीक है, शादी होगी, 4 लोगों के सामने होगी, माया ने दांत पिसकर कहा। चैप्टर 14। वही अगली सुबह रडी जो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे देख रडी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो गुस्से से चिल्लाई, तुम यहाँ फिर आ गए अपना सदा मुँह लिए। कहकर वो जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली थी कि तभी डेनियल ने जबरदस्ती अंदर घुसा और उसने खुद अंदर से दरवाजा बंद कर रडी को देखा, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। रडी डार्लिंग ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है, डेनियल ने शर्माते हुए उसकी शर्माहट देख रडी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें शर्माते हुए देख मुझे उल्टी आ रही है। खैर ये सब छोड़ो और निकलो मेरे घर से। कहकर वो डेनियल को जैसे ही बाहर करने के लिए आगे बढ़ी तभी डेनियल ने रडी को पकड़कर दीवार से लगाया और कहा,
तुम हमेशा मुझे ऐसे घर से बाहर क्यों निकालती हो यार, कुछ तो इज्जत करो अपने बॉयफ्रेंड की। शायद तुम भूल रहे हो कि हमारे रिलेशनशिप को खत्म हुए 1 साल हो गया है, और रही बात घर से निकालने की तो आई हेट यू, तुमने मुझे चीट किया है। तुम अगर उस वक्त पर पहुंच जाते तो आज वो हमारे बीच होती, लेकिन तुम तो उस वक्त अपनी पुरानी माशुका के साथ आशिकी लगा रहे थे, और इसलिए मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, रडी ने रुडली कहा। जिसे सुनकर डैनियल ने कहा, मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं किया है, और तुम बोल रही हो कि वो मेरा भी कोई थी। उसके जाने का दर्द मुझे आज भी है, लेकिन मैं इस तरह के हमारा 3 सालों का रिलेशनशिप नहीं खत्म कर सकता, और उस वक्त उसने अपनी नस काट ली थी, इसलिए मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। कहकर डैनियल रडी से दूर हुआ। वो काफी सीरियस हो गया था। 1 साल पहले तुम्हारे कारण मैंने अपनी बच्ची खोई है, डैनियल रोते हुए। इतनी सी नाजुक सी थी वो मेरे हाथों में, और मेरे इन्हीं हाथों में उसने दम तोड़ दिया, रडी ने रोते हुए कहा। क्योंकि 1 साल पहले उसने एक बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया था, और उस वक्त डैनियल उसके पास नहीं था। वक्त पर हॉस्पिटल न पहुंचने के कारण वो बच्ची चली गई। डैनियल ने रडी को बाहों में भरना चाहा, लेकिन रडी उसे दूर हो गई, और उसने कहा, हमारे बीच जो भी था वो उसके साथ खत्म हो गया है, इसलिए प्लीज दूर रहा करो मुझसे। कहकर रडी ने डैनियल से अपना मुंह फेर लिया, जिसे देख डैनियल वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ रावल मैंशन में सभी शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज माया एकांत जी की चेयर पर बैठी हुई थी और सभी चुप थे, लेकिन वंश को पसंद नहीं आ रहा था, पर अपने डैड के कारण वो चुप था, क्योंकि एक माया थी जो रावल इंडस्ट्री को बैंकक्रप्ट होने से बचा सकती थी, क्योंकि सभी ने उनका साथ छोड़ दिया था। शांति सी छाई हुई थी वहां, तभी एक लड़की की आवाज गूंज उठी, वंश शिश। उस लड़की ने वंश का नाम लिया। जैसे सुनकर माया छोट सभी ने दरवाजे की तरफ देखा तो वंश छोट सभी असमंजस से उस लड़की को देखने लगे, और वंश हैरानी से। माया ने पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि किसी को मुड़कर देखना माया शेखावत की शान के खिलाफ था। नोआ बेबी तुम यहाँ, वंश ने हैरानी से कहा, और जल्दी से जाकर नोआ को गले लगा लिया, और वही अपनी सौतन नोआ का नाम सुनकर माया की आंखें सर्द हो गई। वंश और नोआ पर से नजरें हटाकर सभी ने माया को देखा, जो सर्द निगाहों से शून्य में देख रही थी। वंश नोआ से दूर हुआ और उसने उसके चेहरे को हाथों में भर प्यार से कहा, नोआ बेबी तुम यहाँ से बिना बताए। उसकी बात सुनकर नोआ ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, वंश तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, तो सोचा तुमसे मिलकर ही ये गुड न्यूज तुम्हें बता दूं। कहते वक्त वो शर्मा रही थी। सभी उन दोनों की तरफ बढ़े और श्वेता जी ने वंश से पूछा, वंश बेटा क्या ये वही लड़की की जिससे तुम वो कह ही रही थी कि? तभी वंश ने खुशी से मुस्कुराकर अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, जिसमें मैं प्यार करता हूँ। कहकर वंश ने नोआ को देखा। नोआ जल्दी से आगे बढ़ी और उसने श्वेता जी के पैर छूते हुए कहा, नमस्ते आंटी। जिसे देख श्वेता जी ने वंश की तरफ देख हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, जीती रहो। नोआ एक एक कर सभी के पैर पने लगी, यहाँ तक कि कबीर के भी पने जा रही थी कि वंश ने बेचारी को रोक लिया। नोआ ये मेरा भाई, तुम्हें इसके पैर छूने की जरूरत नहीं है, वंश ने उसे प्यार से समझाया। वंश डार्लिंग इन सबको तो मैं जानती हूँ, लेकिन वो लड़की कौन है? नोआ ने माया की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसे सुन वंश के चेहरे पर जो खुशी थी वो गायब हो गई। उसने बात को बदलते हुए कहा, नोआ बेबी तुम कोई गुड न्यूज मुझे बताने वाली थी। वंश दरवाजे पर खड़े होकर ही सब बातें करनी है या फिर मेहमान को अंदर आने के लिए भी कहोगे? नीलिमा जी ने कहा। जिसे सुनकर सभी अंदर आ गए और सोफे पर बैठ गई। नोआ जैसे ही वंश के पास बैठने वाली थी कि तभी माया ने उससे कहा, पति के पास बैठने का हक सिर्फ एक बीवी को होता है। माया नोआ को घूरते हुए वंश के बेहद करीब जाकर बैठ गई, जिसे देख नोआ और सभी माया को देखने लगे। वंश तो बेचारा घर वाली बाहर वाली के बीच अभी से ही पिस गया था। बीवी मीन्स वाइफ है ना वंश? क्या ये लड़की तुम्हारी वाइफ है? नोआ ने हैरानी से कहा। उसकी बात सुनकर कबीर ने कहा, हाँ भाभी भाई की वाइफ है, 2-3 दिनों पहले ही भाई ने शादी करी। कहकर कबीर ने वंश की तरफ देखा जो उसे गुस्से से देख रहा था। यू चीट मी वंश, नोआ ने रोते हुए कहा। जिसे देख वंश जल्दी से खड़ा हुआ और उसने नोआ को गले लगा लिया। जिसे देख माया के जबड़े कस गए। वो झट से खड़ी हुई और उसने वंश की बाह पकड़ ली। वंश को नोआ से दूर कर दांत पीसते हुए कहा, बीवी के सामने पराये औरत को गले लगा रहे हो तुम वंश बेबी? कहकर माया ने तिखी नजरों से नोआ को देखा। तुम जहाँ से आए हो वापस वही चली जाओ समझी, क्योंकि ये लड़का अब मेरा है, मेरा पति है और मैं इसे किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगी। माया ने दांत पीसते हुए नोआ से कहा। जिसे देख नोआ ने रोने का नाटक करते हुए वंश को देखते हुए कहा, वंश तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो तुमने शादी क्यों की यू चीटर? वंश की ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, बेबी मेरी जबरदस्ती इससे शादी हुई है। ये लड़की भले ही मेरी बीवी है लेकिन मेरा प्यार नहीं, मेरा प्यार तो तुम हो नोआ, वंश ने कहा। जिसे सुनकर माया ने गुस्से से वंश को देखा।
वंश नोआ से प्यार का दावा कर रहा था, वो नोआ से प्यार से बात कर रहा था, उसे गले लगा रहा था, उसे अपना प्यार कह रहा था। माया का माथा ठनकाने लगा था। उसे बिल्कुल भी अपनी चीजों में हिस्सेदारी पसंद नहीं थी, और वंश में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि आई एम प्रेग्नेंट, तुम डैड बनने वाले हो, और यहाँ आकर मुझे पता चल रहा है कि तुम मैरिड हो गए हो, नोआ ने रोते हुए कहा। वही नोआ प्रेग्नेंट है, ये सुनकर सभी हैरान थे। माया ने जब ये बात सुनी तो माया ने वंश का कॉलर पकड़ उसे नोआ से दूर किया और नोआ के बालों को झट से पकड़ लिया। है नोआ दर्द से कराह उठी। सभी घबरा गए क्योंकि इतना तो वो जानते थे कि माया पागल लड़की है। माया छोड़ो नोआ को, वंश माया पर चिल्ला उठा। उसने माया को नोआ से दूर किया। नोआ घबरा गई और श्वेता जी के पीछे छिपते हुए कहा, पागल लड़की है तो? वो माया से घबरा रही थी। छोड़ो मुझे, आज मैं इस लड़की की जान ले लूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बच्चे की मां बनने की? ये झूठ बोल रही है। ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई तो बच्चा तुम्हारा नहीं हो सकता, समझे तुम? माया ने गुस्से से चीखते हुए कहा। वंश ने माया की दोनों बाजू पकड़ी और उसे चीखते हुए कहा, पागल लड़की, क्या बकवास कर रही हो तुम? नोआ मेरा प्यार है, हम दोनों बहुत बार एक दूसरे के करीब आए हैं, तो प्लीज मेरी नोआ को चोट पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर नोआ और मेरे बच्चे दोनों में से किसी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कहकर वंश ने माया को धक्का देकर दूर किया और नोआ के पास आकर उसे अपने गले लगा लिया। माया बिखरे हुए बालों के साथ किसी पागल की तरफ दोनों को देखने लगी। एक पल में इतना सब हो गया। माया को वंश के गले लगी नोआ को देख गुस्सा आ रहा था। माया ने गुस्से से अपने ही नाखूनों को अपनी बाजू में धंसा दिया। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वंश के करीब पर आए औरत। नोआ ने झूठी आंसू भरी आंखों से माया को देखा जो उसे देख रही थी। नोआ के होठों पर एक अलग ही मुस्कान थी जो माया को खटक रही थी। बाकी सब चुपचाप देखे जा रहे थे। श्वेता जी तो माथा पकड़ सोफे पर ही बैठ गई। क्या हो रहा है उनके घर में? उसके दिमाग में यही चलने लगा। वही माया की बाजू में से खून निकलने लगा था जिसका उसे कोई होश नहीं था। वो तो सिर्फ अपने पति को देख रही थी जिसकी बाहों में पराये औरत थी। भाभी, कबीर घबराते हुए माया की तरफ बढ़ा क्योंकि माया की बाह से निकलता खून फर्श पर गिर रहा था। वंश ने जब कबीर की आवाज सुन माया को देखा तो वो घबरा गया और माया की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन नोआ ने उसे पकड़ लिया जिससे वंश के कदम माया की तरफ बढ़ते बढ़ते रह गए। कबीर जैसे ही माया को छूने वाला था कि माया ने उसे रोकते हुए वंश की तरफ देखते हुए दांत पीसकर कहा, एक पराई औरत के लिए तुमने आज जो मुझे ठुकराया है ना वंश बेबी, इसका हिसाब मैं तुम्हें तड़पा कर लूंगी। नोआ की तरह देख दांत पीसते हुए, और तुम दो कोड़ी औकात तुम दिखाओ मुझे अपनी, क्योंकि मैं अगर अपनी पर आ गई तो तुम्हें इतनी दुर्फिक्वा दूंगी कि तुम वहां से कभी वापस नहीं आओगी। कहकर माया उसे घूरते हुए चली गई। उसके जाने के बाद नीलिमा जी ने नोआ से कहा, वैसे कितने महीने हुए हैं बच्चे को? उनका सवाल सुन नोआ हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से कहा, महीने नहीं हफ्ते, सिर्फ 4 हफ्ते हुए हैं। वंश के यहाँ आने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और मैंने चेक किया तो पता चला आई प्रेग्नेंट। कहकर नोआ ने प्यार से वंश को देखा जो उसे ही प्यार से देख रहा था। नोआ तूफान की तरफ आए और सभी को अपने गिरफ्त में ले लिया। लेकिन क्या सच में वो प्रेग्नेंट है? और अगर हुई भी तो क्या बच्चा भोले भाले वंश का ही है? और माया क्या करेगी अब वंश के साथ और नोआ के साथ? जानने के लिए पहले युवा माइंड वंश आप लोग कमेंट करो यार, और लाइक भी करे और रेटिंग भी करे। आपके कमेंट बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं। और क्या आपको आई एम बैक डार्लिंग कहानी पसंद नहीं है जो उसके व्यू और कमेंट लाइक इतने कम है? अगर नहीं पसंद दो बता दो यार। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। कहानी है एक ऐसे डेविल की और उसके जुनून बानी की। बानी बला की खूबसूरत अनाथ लड़की ग्वालियर में अपनी दोस्त के साथ शादी में गई थी, और उसी शादी में वो टकराए एक डेविल से जिसका नाम था सक्षम ओबरॉय। ओबरॉय इंडस्ट्रीज का मालिक और एक अन्याश सीईओ, जिसकी नज़रों में बानी कुछ ऐसी बैठ गई कि वो डेविल सक्षम ओबरॉय उसे हर हाल में पाने की तलब जाग उठी और उसकी यही तलब उसके मौत का कारण बन गई। लेकिन वो था तो एक डेविल जो मरकर भी वापस लौटा अपने एक नए अवतार में, सिर्फ और सिर्फ अपनी डार्लिंग्स बानी के लिए। कैसे मरा सक्षम ओबरॉय और क्यों लौटा वो वापस? बानी से बदला लेने के लिए। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।